हेलो दोस्तों, आप सबों का मार्गदर्शन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि आप लोग को कि चर क्या होता है, अचर मान क्या होता है और क्लास 10 में चर और अचर में ग्राफ को कैसे हल करें। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा चर मान। चर मान वैसे मान जिसको हम बदल सकते हैं। वैसे मान जिसको हम बदल सकते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, etc। x के जगह पे आप 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, -5 भी रख सकते हैं, -6 भी रख सकते हैं, जो इच्छा होगा वो रख सकते हैं। तो चर जैसे x की जगह पर 2 रख सकते हैं आप, -1 रख सकते हैं, etc कुछ भी रख सकते हैं। इसे चर वैल्यू कहते हैं। 2 नंबर अचर मान, वैसे वैल्यू, वैसे मान जिसको हम बदल नहीं सकते। वैसे मान जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो फिक्स होता है। जैसे कोई अंक लिखते हैं वो फिक्स होता है, जैसे 5, 10, 25 etc। ये अंक होती है। इसको हम 5 को 6 नहीं बना सकते हैं, 10 नहीं कर सकते हैं। कोई सवाल में से 5 आ गया, उसको हम 6 नहीं बना सकते हैं, या 25 का 10 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि चर क्या होती है, अचर क्या होता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जैसे x + 5 = 0, इसमें इसे चर बोलते हैं। चर इसे अचर बोलते हैं। चर और अचर, चर का जब कोई भी वैल्यू होता है उसके पीछे गुना में 1 रहता है और पावर भी 1 रहता है। इसके गुना में 1 होता है, इसका चर का गुणांक 1 होता है। यहाँ पे x है, नहीं है कुछ, 1 से गुना किया गया। चर का यानी x का घात कितना है, 1 है। अचर पद 5 है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसमें कितना चर है, x + 5 = 0। इसमें एक चर है और एक अचर है। इसमें एक चर है और एक अचर है, मतलब इसको बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें इसके x के गुणांक जो होता है, चर के गुणांक को a, b, c के रूप में माना जाता है। इसके लिए आप इसे समझ के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आगे मैं दिखाता हूँ। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए x + 5 = 0। अब इसमें इसका गुणांक जो होता है, इसे a से भी सूचित करते हैं, b से भी, c से, etc। तो a1 x के चर के जो गुणांक होता है उसको a1 से मानते हैं। चर लिख लेते हैं, चर के गुणांक को a से सूचित किया जाता है।
ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तब आप किसी भी सवाल में कहीं भी A1 कहाँ से आया, B1 B2 C1 C2 आपको पता चलेगा। तो चर के गुणांक को A से सूचित किया जाता है। तो चर x हुआ, x का गुणांक A है, तो A बराबर 1। अचर है, अचर तो 5 है। तो इसके लिए ये मालूम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चर में के गुणांक x है और घात यानी पावर 1 है, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चर कितना है? 1, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको मैं हल करता हूँ। x प्लस 5 इजकल टू 0। इसमें होता है ना कि जैसे x प्लस 5 इजकल टू 0, तो सभी आप YouTube में भी या कहीं भी देखे होंगे कि आप x है, इस 5 को लेफ्ट में है, राइट में ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे होता है, आप समझ लीजिए कैसे होता है। कोई भी चीज़ को इधर से आगे पीछे नहीं किया जा सकता, संतुलित किया जा सकता है। आप किसी भी चीज़ को बराबर कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है x प्लस 5 इजकल टू 0। तो मैं यहाँ पे x रखना चाहता हूँ, तो -5, यहाँ पे +5 है। तो मैं इधर कितना दूँ? ये 5, आपके पास 5 रुपया है, मैं किसी को कर्जा दे दूंगा तो मेरे पास 0 रुपया है। मतलब इसको मैं बराबर कर सकता हूँ। ये 5 को कैसे मैं करूँ कि ये बराबर हो जाएगा? तो x प्लस 5, अगर मैं किसी को रुपया 5 रुपया दे दूं, यहाँ पे प्लस रुपया है, अगर मैं किसी को 0 या अगर माइनस में 5 रुपया किसी को दूं, किसी को दे दूं, तो मेरे पास कितना रुपया बच जाएगा? 0। x, ये तो मैं रुपया दे दिया किसी को, तो 0 माइनस 5 मेरे पास बच गया, इसलिए x बराबर -5। मेरे पास 5 रुपया था, मैं किसी को, अब मैं लेफ्ट और राइट बराबर करना चाहता हूँ। लेफ्ट राइट, अगर इधर 5 है माइनस में, इधर क्या है 5 प्लस में। अगर 5 रुपया आपके पास प्लस में था, अगर मैं किसी को दे दिया कर्ज के रूप में, तो मेरे पास तो कुछ रुपया नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे -5 हो जाएगा। x बराबर -5, इसीलिए ये संतुलित किया जाता है। मतलब इधर +5 है, तो उधर अगर हम माइनस करते हैं तो दोनों बराबर होता है। यहाँ तक आप देख लिए। चर अचर वैल्यू निकालते हैं। अब इसको मिटा दूँ। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। x प्लस वाई प्लस 5 इजकल टू 0। इसमें आपको दो चर नज़र आता है, एक x और एक y। इसको बोलते हैं चर, इसको भी बोलते हैं चर। ये क्या होता है? अच्छा, इसमें x और y और 5 ये दोनों चर होते हैं। तो इस समीकरण में कितना चर है? दो चर, दो चर, इसीलिए इसके बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें चर एक, मतलब चर x जिसका वैल्यू बदल सकते हैं, इसके गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। तो चर के गुणांक को A B C D कुछ भी मान सकते हैं। तो x के गुणांक a बराबर 1, उसके बाद y के गुणांक b बराबर 1। अचर मतलब अचर 5 के गुणांक 5 है, ये अचर पद में है 5। इसे c से सूचित करते हैं, इसे c से कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसे अचर पद बोलते हैं। कांस्टेंट हो गया। अब मैं यहाँ से आप हमें ये मालूम हो गया a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 5।
ये चीज़ आपको हर एक समीकरण में मालूम पड़ना चाहिए कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है। आप एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण आप समझ गए होंगे कि ये समीकरण कैसे होता है, इसका गुणांक क्या होता है, घात क्या होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं क्लास 10 का किस समय के बुक का मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि कैसे समझेंगे कि C1 है, A1 है, B1 है, B2 है। 2x माइनस 6y प्लस 10 इजकल टू 0, 3x माइनस 9y प्लस 15 इजकल टू 0। इसे मैं अब आपके पास दो समीकरण दिया गया है, एक 2x माइनस 3y प्लस 4 इजकल टू 0, एक 3x माइनस 9y प्लस 15 इजकल टू 0। मैं इसे अब कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसके लिए सबसे पहले पहला वाला समीकरण को हल करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पहला वाला समीकरण में दो चर हैं, A1 बराबर, A बराबर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरा वाला समीकरण में A2 बराबर कितना है 3, मतलब इसके गुणांक को लिखते हैं, पहले भी बताया था। उसके बाद B1 इजकल टू 6, B2 इजकल टू माइनस 9 माइनस 6। उसके बाद C1 इजकल टू मतलब अचर पद कांस्टेंट 10, C2 इजकल टू 15। ये चीज़ जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक पता नहीं चलेगा ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ हल कैसे करेंगे। तो ये चीज़ आपको जैसे ही पता चल जाएगा, आप किसी भी सवाल को कितना हल होगा क्या होगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं ये बता दिया। तो इसका जैसे x का गुणांक होता है, इसके गुणांक 2 है, इसीलिए A2 बराबर, और दूसरे पद के मतलब दूसरे समीकरण के x के गुणांक को A2 बोलते हैं, दूसरे समीकरण के y के गुणांक को B1 और दूसरे समीकरण के y के गुणांक को B2। इसमें आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अचर पद राइट में रहते हैं तो उसे आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं और उसके बाद C1 C2 पता चलेगा। ये समझ गए होंगे। तो अब आप इसका हल हम निकालते हैं कि हल कैसे होगा। सीधे आप जानेंगे कि हल कैसे होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। आपके पास A1 A2 सब मालूम है। अब इसके लिए सूत्र आपके पास होता है A1 बटा A2 इजकल टू B1 बाय B2 इजकल टू C1 बटा C2। ये सूत्र आप सबको अपने ध्यान में याद कर लेना है कि ये जब तक मालूम नहीं रहेगा आप किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब A1 मेरे पास 2 है, अब उसके बाद A2 3 है, उसके बाद यहाँ पे बराबर दिया गया है B1 बटा B2, B1 माइनस 6 है और माइनस 3, ये निकला A1 बटा A2। अब निकालेंगे B1 बटा B2, तो B1 माइनस 6 है और माइनस 9, माइनस माइनस को खत्म कर देंगे, 2 3 तिया 9, 3 दूना 6 यानी 2 बटा 3। यहाँ से आपको पता चलता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है। यानी अगर ये दोनों बराबर है तो लिख लेंगे, उसके बाद आगे वाला को भी देख लेंगे। C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा 10 बटे 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी C1 बटा C2 इजकल टू 2 बटा 3। यानी मेरे पास तीनों बराबर है, 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3। ये
अगर मेरे पास तीनों बराबर होता है यदि ये तीनों बराबर होता है तो संगत समीकरण निकलता है। कैसे? संगत मतलब आप जैसे जा रहे हैं उसी पे सेम, संगत, उसके समान, और इसका हल अनेक होगा। क्या है कि इसका सब बराबर होते हैं, सभी बराबर होते हैं, इसका हल अनेक होगा। आश्रित समीकरण होंगे और अनेक हल होंगे। जब ये आपको तीनों बराबर होते हैं यानी यहाँ पे सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया, यानी ये ग्राफ जो होगी, ये ग्राफ संगत होगा, आश्रित होगी, एक दूसरे पर आश्रित होगी। जब ग्राफ दोनों बराबर होते हैं तो ग्राफ आश्रित होंगे। इससे आपको ये पता चला कि कैलकुलेशन कोई भी समीकरण हो तो आप फट से बना सकते हैं। अब आप A1 A2 B1 B2 निकाल सकते हैं। जैसे 6x माइनस 12y प्लस 18 इक्वल टू 0, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये समीकरण को आप लोग बना के कमेंट में शेयर कीजिए कि आप A1 A2 B1 B2 निकालने के लिए समझ गए ये समीकरण कैसा होगा। थैंक यू।